हेलो बच्चों। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं जिनका भी नीट का एग्जाम है उनके लिए आज हम वेक्टर रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। वेक्टर पहला चैप्टर बेसिक मैथ के बाद, बेसिक मैथ डिस्कस नहीं कर रहे, बेसिक मैथ के बाद वेक्टर है। ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है दो टाइप्स की है। ठीक है। एक आपका स्केलर है, एक है आपका वेक्टर। ठीक। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, और वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ठीक। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे वेक्टर। ठीक है। वेक्टर को एरो से प्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है। वेक्टर को हम एरो से प्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड डायरेक्शन बताता है, उसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो बच्चे ये पढ़ लिए हैं उनके लिए रिवीजन क्लास है। ठीक है। वो एक एक चीज सुनेंगे ना और उनको सारी चीजें एक के बाद याद आती जाएंगी, मतलब कि उनका वेक्टर तैयार है। ठीक है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेटा देखिए, सबसे पहले है आपका इक्वल वेक्टर। ठीक है। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक। जैसे वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी। जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उनका डायरेक्शन भी सेम होता है, तो हमारा इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर आते हैं पैरेलल। पैरेलल वेक्टर अगर कहा तो सिर्फ डायरेक्शन सेम है। ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारे पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट का होगा वह डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, फिर आता है आपका एक्सियल वेक्टर, है ना। एक्सियल वेक्टर कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कोएक्सियल वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन, यानी कई सारे, एक वेक्टर नहीं, कई सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही एक्सिस पे होते हैं उनको कोएक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक। फिर आता है यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका काम होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका काम होता है डायरेक्शन शो करना ना। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन शो करना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए कैप से लिखते हैं। ए कैप इज इक्वल टू किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है। फिर आता है, ठीक, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो कई सारे ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कई सारे यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनको डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन बताने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ऑर्थोगोनल कहेंगे। जैसे लिखते हैं ना कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का आपका जे कैप और जेड एक्सिस का आपका होगा वो के कैप। बट इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना, इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। फिर आता है आपका, ठीक है, फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, है ना। कई सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे बिलोंग करेंगे उनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कई सारे वेक्टर जो हैं अगर एक ही प्लेन पे बिलोंग करते हैं तो उनका नाम कोप्लेनर वेक्टर होता है। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे के सारे अगर वेक्टर होते तो इनका जो वेक्टर फॉर्म होता वो कोप्लेनर होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे वाले के लिए भी होगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है, ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है। कई सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलेंगे ना, एक ही पॉइंट पे लगेंगे, उसको कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। इसी तरह को टर्मिनस होता है। ठीक है। को टर्मिनस, को टर्मिनस ना, टर्मिनेट करना मतलब खत्म होना, तो कई सारे वेक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होगा उसको को टर्मिनस कहेंगे। उसी तरह आता है आपका कोप्लेन, आपका आता है ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है। पोजीशन वेक्टर। ठीक। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ठीक, कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी भी गिवन कोऑर्डिनेट का ना, किसी भी गिवन पॉइंट का पोजीशन बताएगा, उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। अच्छा, अब वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए ना, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना। तो वेक्टर का जो रिजोल्यूशन 2 बार पढ़ेंगे, एक बार प्लेन में पढ़ेंगे मतलब 2D। तो देखिए वेक्टर को रिजॉल्व करते 2D में, कैसे रिजॉल्व करते देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए थीटा एंगल पे है। तो अगर प्लेन है तो प्लेन में 2 एक्सिस है तो 2 कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे कंपोनेंट होगा ए एक्स, यहाँ पे कंपोनेंट होगा ए वाई। ठीक है। और ए एक्स की वैल्यू जो होती है, आप ट्रायंगल लगा के सॉल्व करेंगे, ये रिवीजन चल रहा है, डिराइव नहीं कर रहे, ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू आएगी ए साइन थीटा। ठीक है। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो लिखेंगे ए एक्स
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। और अगर इसका रेशियो लेते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया प्लेन में। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, जहां पे थीटा ऐड होगा वहां हमेशा कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर ए ऐसे ये है और ये है, ठीक है। अब अगर यही ये थीटा यहां जुड़ा होता तो इधर आता ए कॉस थीटा, इधर आता ए साइन थीटा, ठीक है। फिर से बोल रहे, जहां थीटा जुड़ा होगा वहां कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये करते हैं, मान लीजिए किया और ये किया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, या वेक्टर नहीं है सॉरी, सिर्फ वेक्टर है, ये थीटा है। तो इधर वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा और इसी का बनकर आएगा ए साइन थीटा, है ना। अगर ये चीज ऐसे है, ये ए है और ये आपका थीटा है, इधर आ गया ए कॉस थीटा, ये आ गया ए साइन थीटा। जैसे डायपोल का जनरल पोजीशन अगर याद हो तो डायपोल का जनरल पोजीशन ऐसे लिखते हैं ना कि वेक्टर पी है, ये डायपोल है। अगर ये थीटा पे पूछा तो पी का यहाँ कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आ गया वो पी साइन थीटा। तो जहां थीटा अटैच होगा वहां कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, किसमें रिजॉल्व कर लिया, 2D में। अब इसी वेक्टर को एक बार 3D में रिजॉल्व करते हैं, तो 3D में रिजॉल्व करते, देखिए 3D। चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। 3D कह लीजिए, स्पेस कह लीजिए ना। हम किसी वेक्टर को अब रिजॉल्व करने जा रहे हैं, अभी रिजॉल्व किया प्लेन में, अब रिजॉल्व करें स्पेस में। तो देखिए स्पेस में कैसे करते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है। ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा, जेड एक्सिस से बना रहा है गामा। अच्छा अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं, इसीलिए वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट होंगे। एक होगा एक्स, है ना, तो एक्स की जो वैल्यू आती है ए कॉस अल्फा आती है, ठीक। फिर आता है ए वाई की वैल्यू आती है ए कॉस बीटा, ए जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है ए कॉस गामा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट, यहाँ साइन नहीं आएगा, सिर्फ कॉस ही रहेगा। अच्छा ठीक, अगर वेक्टर ए को लिखे हम वेक्टर फॉर्म में ना ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स पे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और फाइनली ए जेड के कैप, ये हमारा हो गया, ठीक। तो वेक्टर ए को स्पेस में निकले। अच्छा यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना, इन तीनों को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। इनकी स्क्वायर का सम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम होता है ना। इसी चीज को अगर कॉस में ना लिख के साइन में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों के स्क्वायर का सम 2 आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर है ना, कोई ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जितना अल्फा है उतना ही बीटा है उतना ही गामा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, जहां जहां अल्फा बीटा गामा है सबको अल्फा से प्लेस कर दें, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन √3 आएगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू तब आएगा कि कोई वेक्टर सारे एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है। तो वेक्टर को हम तोड़ ली कहां पे, स्पेस में। अच्छा जैसे मान लीजिए कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप एंड k कैप, ठीक है ना। ये वेक्टर ए कहा, वेक्टर ए का ना कहा मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है, मॉड ले लेते हैं। मॉड कैसे लेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 दैट इज 1। तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 14। अच्छा कहा यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करिए, वेक्टर को, ये वेक्टर है 2i कैप 3j कैप एंड k कैप, है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब कहा ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस से एंगल यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू ax बाई a। ax का मतलब क्या हो गया, देखिए 2, ax का मतलब 2, a का मतलब मैग्नीट्यूड, और cos इधर भेज देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 2/√14। इसी तरह अगर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ay यूज करेंगे, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स, ठीक है,
3/√14, ठीक है। एंड फाइनली गामा निकालेंगे तो ये वैल्यू यूज कर लेंगे 1, ठीक। तो हम लोग वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए, उनका रिजोल्यूशन पढ़ लिए, एक बार प्लेन में पढ़ लिए, एक बार स्पेस में ना। अब रिजोल्यूशन पढ़ने के बाद ना हम लोग आते हैं एडिशन पे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, हाँ, वेक्टर को ऐड करने के लिए एक होता है ट्रायंगल मेथड, एक होता है पॉलीगॉन मेथड, एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीनों को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। वेक्टर ए वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा निकालना है, तो ये चीज ना ये इसका रिजल्टेंट बताएगा आर, और ये ट्रायंगल बना, इसलिए इस मेथड का नाम है ट्रायंगल मेथड। आर की जो वैल्यू आती है, ठीक है, √a² b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा दो वेक्टर का एडिशन हो गया, किस मेथड से? ट्रायंगल मेथड से ना। दूसरा मेथड आपका है पॉलीगॉन मेथड। तो पॉलीगॉन में भी बहुत इजी है, ठीक है। उसमें देखिए क्या है, अगर नंबर ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, ठीक है, तो काम करते हैं ना कि वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टल से कनेक्ट कर दें, तो इसके टल को इसके हेड को ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट बताएगा, दैट इज a + b बताएगा, ठीक है। फिर a + b के हेड को c के टल से ज्वाइन कर दें तो इनका सम बताएगा, तो a + b + c बताएगा। इस d को जोड़ दे तो फाइनली हमारा रिजल्टेंट बताएगा ना। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी a² + b² + c² + d²। कौन सा मेथड हो गया? पॉलीगॉन, ठीक है। फाइनली लास्ट वाला जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ना कई जगह यूज होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पे हैं, ठीक। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, और ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पे हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा आर, ठीक है। इसको चाहो तो आप ये पूरा कर लो, है ना। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये थीटा होगा, और आर की वैल्यू जो होगी √, ठीक है, √a² + b² + 2ab cos थीटा आएगा, ठीक। ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, थोड़ी बात और, मान लो जो वेक्टर ए रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट ए वाले से अल्फा एंगल बनाया, तो tan अल्फा या अल्फा की वैल्यू आती है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा आ गया, ठीक है। ये हमारा दो वेक्टर का एडिशन हो गया, किस मेथड से? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसे करते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है, ठीक है, अगर पैरेलल है तो r की वैल्यू जो आएगी a + b आएगी, ठीक। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो उस समय r की जो वैल्यू आएगी a - b आएगी, या तो b - a आएगी, जो बड़ा होगा छोटा माइनस कर लेंगे ना। अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी √a² + b²। ये तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक। पहला वाला जब पैरेलल है, दूसरा वाला एंटी पैरेलल है, और तीसरा वाला परपेंडिकुलर है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट का जो रेंज होगा, ठीक है, वो a - b होगा, या तो इससे बड़ा होगा, बट a + b होगा, या तो इससे छोटा होगा। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का रेंज a - b से लेके a + b तक, मतलब a - b से छोटा होना पॉसिबल नहीं है और a + b से बड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, थोड़ा और, अगर वेक्टर a, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2a cos θ/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी तब आएगी जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, अब मान लीजिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस समय जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2a। दोनों एक दूसरे से अगर 60 डिग्री पे हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा √3। दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो आंसर इस समय जो आएगा वो आएगा √2a आएगा, ठीक है। दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से ना 120 पे हैं तो इस समय जो आंसर आएगा वो a आएगा, और दो वेक्टर अगर इक्वल है और 180 पे हैं तो आंसर 0 आएगा। ये आपका सारा तब आ रहा है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात और देखिए, अगर प्लेन में पूछेगा ना कि प्लेन में कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए, प्लेन में, स्पेस में नहीं पूछा, कहां पूछा? प्लेन में, ठीक है, कि प्लेन में कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए नेट जीरो करने के लिए, तो प्लेन में आपको कम से कम 3 अनइक्वल वेक्टर चाहिए, ठीक।
प्लेन में बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कम से कम कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए? अनइक्वल तो 3 बताएंगे, लेकिन अगर कहीं पे स्पेस में पूछेगा अनइक्वल कितने चाहिए तो 4 बताएंगे, है ना। किसी प्लेन में अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कितने अनइक्वल चाहिए? तो 3 चाहिए, स्पेस में तो हमारा 4 चाहिए। ये हमारा हो गया एडिशन। एडिशन के बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है आर, ठीक है, रिजल्टेंट आर है, आर है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, वेक्टर ए लिया और इसको पलट दिया ऐसे, ठीक है। ये माइनस और वेक्टर बी हो गया, इनके बीच में एंगल ये वाला होगा, ये है ना। तो अब जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा, जहां जहां बी है वहां माइनस बी रख दीजिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab cos थीटा। ये चीज हमारा तब आया है जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर बी के डायरेक्शन पलट दिए तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया। इसमें वही चीज फिर है कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो आर की वैल्यू जो आती है ये आती है 2a sin थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तब आएगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डिफरेंस का है। जैसे जैसे कहा कि सर्कुलर मोशन में ना, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में यहां गया था v वेलोसिटी से, फिर यहां पहुंचा तो v वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन चेंज पूछा ना तो यहां वैल्यू रख के सॉल्व कर यही आएगा, दैट इज 2v sin थीटा बाई 2। तो हमने एडिशन भी पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन। एक चीज और याद रखेंगे कि दो वेक्टर का जो सम होगा, ठीक है, a प्लस बी हो, ठीक है, या तो दो वेक्टर का डिफरेंस हो, ठीक है, a प्लस बी हो जाए, ठीक, a प्लस बी हो जाए या a माइनस बी हो जाए, ठीक। दो वेक्टर का सम और डिफरेंस उसी प्लेन में होगा, ठीक है, जिस प्लेन में हमारा वेक्टर a एंड b है, ठीक है। कोई एक प्लेन है जिस प्लेन में a और b है, तो उसी प्लेन में उनका सम भी होगा, उसी प्लेन में उनका डिफरेंस भी होगा। ये हमारा एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में दो है, ठीक, एक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर, ठीक है, और दूसरा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या तो वेक्टर। एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी की वैल्यू जो आती है ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करिए और उनके बीच के कोसाइन एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी कॉस थीटा। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर का जो डॉट का रिजल्ट होता है, ठीक है, वो रिजल्ट है ना हमेशा स्केलर होता है। दो वेक्टर के जो डॉट का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। अगर स्केलर तभी डॉट लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल, वर्क स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स और वेलोसिटी का कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए इन दोनों का यहाँ पे डॉट ले रहे हैं। अच्छा, अब डॉट वाले की ना प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए, ए डॉट बी करिए चाहे बी डॉट ए करें, दोनों बात ए है ना। मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी मल्टीप्लाई करिए बी डॉट ए करिए तो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम इसलिए आ रहा है ना क्योंकि रिजल्ट स्केलर है और रिजल्ट में स्केलर में डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए आंसर सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब कि आप डॉट को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एडिशन ना है, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डॉट को आप एडिशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन पे। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात ये है कि अगर किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले, है ना, या ऐसे कह, एक मिनट, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, और अगर थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a डॉट b की वैल्यू a b हो जाएगी। मतलब कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। फिर चौथा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर है थीटा 90, तो ए डॉट बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी, है ना। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे 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 सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, एंगल 90 होता है, इसलिए वर्क डन हमारा क्या होता है 0। या तो कहीं पे कोई पेंडुलम जो है इसका टेंजेंट का वर्क डन, इसके टेंशन का वर्क डन पूछे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 है, तो यहाँ भी वर्क डन हमारा क्या होगा 0 होगा। पांचवी बात है ना, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, है ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वेक्टर का खुद से मल्टीप्लाई करना, ए डॉट ए, कोई वेक्टर खुद के पैरेलल होगा तो 0, दैट इज क्या ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। फिर छठवीं बात है ना, जैसे अगर पूछे आई डॉट आई, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1 और एंगल 0 तो 1 ही आएगा, ए स्क्वायर का मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, की डॉट के, ये सारा डाटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, सेम वाला है तो आंसर 1 आएगा। अगर यही चीज कह दें सातवां कि आई डॉट जे, जे डॉट के, ठीक है, या तो के डॉट आई, के डॉट आई, ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के, या तो के डॉट आई, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आंसर हमारा 90 आएगा। ये आपका सातवां पॉइंट हो गया, ठीक है। आठवां पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए देख हम कह रहे हैं अगर वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए को स्पेस में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना। ये वेक्टर ए को आपने स्पेस में लिख लिया। अगर ये वेक्टर बी को स्पेस में लिखेंगे तो लिखेंगे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, बी जेड के कैप, ठीक है, बी जेड के कैप, ठीक। दो वेक्टर लिखा, ए और बी स्पेस में लिखा, है ना। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ, तो आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ गया। तो दो वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हैं उनका डॉट निकालना है तो आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करिए, वाई का मल्टीप्लाई जे का जे के साथ, के का के के साथ। एक चीज और यहां से लिख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू a डॉट बी अपॉन ए बी, तो थीटा की वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स a डॉट बी, a डॉट बी मतलब ये उतार दीजिए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर एंड अगेन अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इस चीज को 0 कर दीजिए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। ये आपके दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का पेयर का सम 0 आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई किस प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की, है ना। डॉट प्रोडक्ट के बाद डिस्कस करते हैं क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कह लीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट कह लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो हाँ, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है। अच्छा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका स्केलर आता है तो डॉट लेंगे, लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए और आंसर वेक्टर आता है तो क्रॉस लेंगे। फिर से बोले, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आपका स्केलर आता है तो डॉट लेंगे, जो कि डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर वेक्टर आता है तो क्रॉस लेंगे। मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो वेक्टर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, और मैग्नीट्यूड इसके लिखेंगे हम लोग ए बी साइन थीटा से, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा तब लिखते जब डॉट करते, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। जैसे सिंपल, अगर कहीं क्रॉस बना है तो इनसाइड होता है और कहीं डॉट बना है तो आउटसाइड होता है, ठीक है। अब समझना कि जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है ऐसे, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। आपको ए क्रॉस बी लेना है तो सबसे पहले ना अपना राइट हैंड ले लीजिए, राइट हैंड ये स्ट्रेच करिए, राइट हैंड को वेक्टर ए पे रखिए, इस तरह से रखिए कि पाम बी की तरफ ऐसे घुमाइए, और घुमाने पे ना थंब अंदर आ रहा है, मतलब कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर है। फिर से बोल रहे हैं ना,
राइट हैंड को यूज करिए, राइट हैंड को रखिए ए पे इस तरह से कि पाम बी की तरफ फेस करे, तो ये क्रॉस बताएगा। जैसे और करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर बी है। अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो हाथ को वेक्टर ए पे रखिए, पाम को बी की तरफ, तो ये घुमाइए, ए क्रॉस बी आंसर आ जाएगा। जैसे और करते हैं, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए जो है अंदर की तरफ है, ठीक, क्रॉस ये ना, तो क्रॉस अंदर कर दीजिए, बी नीचे कर दीजिए, देखिए हाथ इधर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का बताएगा। हम फिर से कहानी कह रहे हैं, हमको डायरेक्शन निकालने के लिए अपने राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, इस तरह से रखना है कि जो पाम हमारा है, पाम हमारा सेकंड वेक्टर की तरफ आए, तो देखिए ए क्रॉस बी ये आ गया। अगर यही चीज ऐसे करते, मान लीजिए ये ऐसे करते, ठीक है, ये ए और ये बी, चलिए देखिए ए में हम डॉट बनाए हैं, डॉट का मतलब ए बाहर है, चलिए ए बाहर है, लेकिन पाम तो नीचे है और बी ऊपर है, तो इसको पलटना पड़ेगा, ए हमारा बाहर हो गया, बी हमारा ऊपर हो गया, तो ये इधर आ गया, ये डायरेक्शन हमारा ए क्रॉस बी का आ गया। तो फिर से कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे इस तरह से कि पाम हमारा सेकंड वेक्टर पे हो, तो ये थंब जो है डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में पहला है कि इसका रिजल्ट तो वेक्टर होगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होगा, जैसे F इज इक्वल टू, पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में, V क्रॉस B, ठीक है, या तो टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, है ना, या तो वो पढ़ा होगा मोमेंटम पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो सब क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि वेक्टर है, ठीक। इसकी फिर प्रॉपर्टी है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों का भले, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, A क्रॉस B इक्वल होगा किसके, माइनस B क्रॉस A के, है ना, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरी बात, ठीक है, A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C को लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, है ना, मतलब कि क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन, क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर भी और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं चौथी बात, ठीक, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो A क्रॉस B की वैल्यू हमारा 0 आएगा, मतलब दो पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पांचवी बात, ठीक, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो A क्रॉस B की वैल्यू AB के बराबर होती है, मतलब कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। फिर कहते हैं किसी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, कोई वेक्टर खुद के हमेशा पैरेलल ही होता है, पैरेलल है तो एंगल 0 बनाएगा तो वैल्यू इसकी 0 आएगी, तो किसी वेक्टर का जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अच्छा, फिर सेवंथ के साथ हैं इसी जैसा, तब अगर I क्रॉस I, ठीक है, J क्रॉस J और K क्रॉस K, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K की बात करें तो 0 आएगा। अब ये सेम वाला 0 आएगा, डिफरेंट वाले के लिए देखिए कुछ रटना नहीं है, ऐसा रटना है, देखिए I J K, खत्म, कोई सर्किल नहीं, कोई क्लॉक, कोई एंटी क्लॉक, कुछ नहीं, I J K सीक्वेंस में चलिए, पहले कौन मिला I J, फिर कौन मिला J K, फिर कौन मिला K I, है ना, I J J K K I, ये मिला, ऐसे ही फिर से बोल रहे I J J K K I, ये है। अब I J है तो K आएगा, J K है तो I आएगा, और K J है तो हमारा K I है तो J आएगा, इनके अलावा कुछ भी आएगा तो माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं K क्रॉस J, है ना, K क्रॉस J, तो ये तो उसका उल्टा आ रहा है ना, तो माइनस आएगा। हम ये लिखते हैं अगर J क्रॉस I, J क्रॉस I लिखते हैं तो उसका उल्टा होगा तो माइनस क्या होगा, इस सीक्वेंस में है तो पॉजिटिव है, अदर में है तो नेगेटिव है, फिर से बोल दे रहे हैं ना, सीक्वेंस I J फिर J K एंड अगेन K I। अच्छा, और ये बात और समझिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, ठीक, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसे ऊपर आएगा A क्रॉस B, मतलब ये जो A क्रॉस B होता है ना, A क्रॉस B जो होता है, A क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर A के परपेंडिकुलर होगा और A
क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी जो होगा ना वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो उस प्लेन में नहीं होगा, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। अच्छा और समझिए, ठीक है, ए डॉट ए क्रॉस बी है ना, इनके बीच में एंगल 0 है, सॉरी 90 है। ए डॉट में देखो अभी बोला नहीं ये 90 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो ये वैल्यू 0 आ गई। अच्छा अब समझो, ए और बी दोनों प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो इनका ये 0 आ रहा है, इसको कहते हैं स्केलर टेबल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर टेबल प्रोडक्ट, मतलब कि कोप्लेनर वेक्टर का स्केलर टेबल प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे मान लो कह रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है ना। अब अगर आई क्रॉस आर का डायरेक्शन देखे तो बाहर आना चाहिए, ठीक। तो आई क्रॉस आर की वैल्यू एन के परपेंडिकुलर है, तो आई क्रॉस आर डॉट एन की वैल्यू 0 आएगी, और ये 0 आना शो करता है कि ये तीनों कोप्लेनर है। तो कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं ये चीज बताता है कि दो का क्रॉस और तीसरे के साथ अगर आप डॉट लेते हैं और आंसर 0 आता है तो मतलब वो वेक्टर हमारा कैसा है? कोप्लेनर। थोड़ी सी बात और करते हैं, मान लीजिए कि किसी वेक्टर को स्पेस में लिखा, तो कैसे लिखें? AXI कैप, ठीक है, AXI कैप, AY J कैप और AZ K कैप, है ना। इसी तरह वेक्टर बी को अगर स्पेस में लिखें, ठीक है, वेक्टर बी को स्पेस में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? BX I कैप, BY J कैप, BZ K कैप, ठीक है। और अगर इनका A क्रॉस B पूछे तो A क्रॉस B की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे मैट्रिक्स बना लीजिए ऐसे, ठीक है, पहले लिख लीजिए I J K, ठीक, और पहले A है ना तो A के कोएफिशिएंट क्या? AX AY, ठीक है, और साथ में क्या? AZ, फिर BX, फिर कौन? BY, फिर साथ में हमारा BZ आ गया, है ना। ये वैल्यू हो गई A क्रॉस B की। इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये अगेन पॉजिटिव है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन BY इज इक्वल टू AZ अपॉन BZ, इनका रेशियो सेम आएगा। ये हमारा कंडीशन है दो वेक्टर के पैरेलल होने का। तो ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट भी खत्म हो गया और क्रॉस भी खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज। अब थोड़ी सी आते हैं लामीज थ्योरम, एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है ना, लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम में क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसमें 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, देखो एक F1 है, ये F2 है और ये F3 है ना। अगर हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में होने के साथ उस पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, 3 कॉन्करेंट हैं, तो F1 के सामने एंगल अल्फा, F2 के सामने बीटा, F3 के सामने गामा। अगर ऐसा है, ऐसा फिगर बन रहा है तो F1 अपॉन उसके सामने वाला एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन सामने एंगल बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन उसके सामने वाला एंगल गामा। इनका रेशियो हमारा सेम होगा। ये आपका वेक्टर का छोटा सा रिवीजन था। अगर आपको ये ठीक लगा, इससे आपको फायदा है, लग रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो आप बताइएगा। हम अगले वाले क्लास में ना इस चैप्टर का हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो डेली बोला हूँ 40 से 50 या 60 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद एक एक चैप्टर करके ऐसे रिवाइज कर लेंगे, और जो भी यहाँ लिखे इसका माइंड मैप हम बनाए हैं। जो भी बच्चे मैसेज करेंगे ना, ठीक है, इसका हम माइंड मैप पूरा बनाए हैं। जो भी बच्चे हमको मैसेज करेंगे उसमें उनको हम ना इसको फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी वेक्टर के रिवीजन हो गया ये सारा। आप लोगों को आई होप सो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू।